तो जब पिछली बार सोरानो ने कोहारू की मदद करी थी, उस बात को कई टाइम हो चुका है। उसने उसकी स्टिक उठाने में मदद करी थी जब उससे वो गलती से गिर गई थी, और आज फिर से वही हुआ। वो क्लास में आराम से उबासी ले रहा था, तभी कोहारू अपनी स्टिक गिरा देती है और क्लास में फिर से कोई नहीं था तो इसे ही उठानी पड़ती है। कई बार तो वो सोचता है कि अगर मैं नहीं होता तो उसका क्या होता, क्योंकि ये हर बार अपनी स्टिक गिरा देती है और वो उसे शुक्रिया बोलती है क्योंकि वो हर बार उसकी मदद करता है। और जब ये अकेले थे तो ये उससे पूछ ही लेती है कि तुम भी सेकंड पीरियड में फ्री हो ना, तो कैसा रहेगा कि हम फिर से कॉफी पीने चलें। और वो सच में फ्री था, तो वो फाइनली चली जाता है उसके साथ कॉफी पीने के लिए। और ये दोनों ही अपनी दुनिया में मस्त थे, तभी पीछे से आ जाती है यूको और कोहारू उसे पहचान जाती है। और ये देख के सोरानो हैरान था। वो बोलता है कि भला तुम्हें कैसे पता चला कि जो पीछे से लड़की तुम्हें आवाज लगा रही है कि वो यूको ही है। फिर वो बोलती है कि उसकी आवाज बहुत ज्यादा क्यूट है, तो मैं उसे दूर से भी पहचान सकती हूँ। तब यूको बताती है कि आज मेरा भी सेकंड पीरियड कैंसिल हो चुका है, तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम तुम्हारे साथ भी स्पेंड कर लूं। तो वैसे तुम दोनों भला क्या बातें कर रहे थे? फिर कोहारू से बताती है कि ज्यादा कुछ नहीं, हम तो बस चिल कर रहे थे। और सोरानो मुझसे पूछ रहा था कि मैं लोगों की आवाज कैसे पहचान लेती हूँ। और ये सुन के यूको भी हैरान थी। वो बोलती है कि सच में तुम दूसरों की आवाज पहचान सकती हो? और सोरानो अपने मन में सोचता है कि मैंने कहीं सुना था जिन लोगों की आंखें नहीं होती उनकी सुनने की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि ये सवाल उसे पूछना था, पर उसे पूछते हुए अजीब लग रहा था। क्या होगा अगर ये सवाल सुन के वो ऑफेंड हो जाए या फिर उसे बुरा लगे। पर इससे पहले वो कुछ सोच भी पाता, यूको ये सवाल पूछ देती है। वो बोलती है कि ये बात सच है कि जब कोई अंधा हो जाता है तो उसकी सुनने की शक्ति बढ़ जाती है। उस पे कोहारू हंसती है। वो बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, शायद मेरी सुनने की शक्ति इसलिए अच्छी है क्योंकि मैं बचपन में पियानो बजाया करती थी और मुझे तरह तरह के नोट्स में डिफरेंस पता करना होता था, तो इसलिए शायद मैं लोगों की आवाजों में भी डिफरेंशिएट कर पाती हूँ। और ये सुन के तो यूको और भी हैरान हो गई थी। वो बोलती है कि तुम पियानो बजा सकती हो, ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मैं तो किसी पियानिस्ट को ही ढूंढ रही थी। दरअसल कैंपस में कल्चरल फेस्टिवल आने वाला है और वहाँ पर जैज कॉन्सर्ट भी होगा, तो ऐसा कम्युनिटी मेंबर मुझे सब चीजों का ध्यान रखना है कि सारे इंस्ट्रूमेंट अच्छे से बजे। तो क्या तुम एक बार ग्रैंड पियानो चेक कर सकती हो? क्योंकि अगर वो बीच में खराब हो गया तो सारा ब्लेम मेरे ऊपर ही आ जाएगा। अब सोरानो सोचता है कि ये दोनों लड़कियां बिजी हो चुकी हैं, तो अब मुझे निकलना चाहिए। पर यूको उसे रोक लेती है। वो बोलती है कि तुम किधर जा रहे हो? क्या तुम हमें छोड़ने नहीं चलोगे? हमें मेमोरियल हॉल जाना है ताकि वहाँ पर ये पियानो चेक कर सके। पर उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। वो बोलता है कि अगर तुम जा रही हो तो मुझे जाने की क्या जरूरत है? पर यूका फिर उससे बोलती है तुम वैसे भी तो अपने डॉम में ही जा रहे हो ना। तब वो बोलती है कि मैं वहाँ पर अकेले नहीं जा सकती क्योंकि वो जगह ऑथराइज्ड पर्सनल यूज के लिए है। मतलब उस जगह पर वही लोग जा सकते हैं जिनका वहाँ पर डॉम है, और अगर मुझे याद है तो तुम्हारा डॉम भी वहीं आसपास ही कहीं है, तो बिना तुम्हारे हम उधर नहीं जा सकते। अब यूको इतनी भीख मांग रही थी और ऊपर से कोहारू इतनी प्यारी स्माइल करती है, तो उससे मना नहीं करा जाता और वो मान जाता है। और जब ये वहाँ के लिए निकलते ही हैं, तभी यूको के पास एक मैसेज आता है और वो उनसे फिर से माफी मांगती है। वो बोलते हैं कि मुझे फेस्टिवल की तैयारी के लिए मीटिंग में जाना होगा, तो पियानो वाला काम तुम दोनों अकेले ही संभाल लेना। और वो उस बेचारे को वहाँ पर अकेला छोड़ के चली जाती है। और फिर सोरानो कोहारू को लेके जाता है उस हॉल में जहाँ पर वो उस पियानो को छूकर हैरान हो गई थी। वो बोलती है कि ये तो सच में ग्रैंड पियानो है। जो पियानो मेरे पास था ये उससे कहीं ज्यादा महंगा और कहीं ज्यादा बेहतर है। अब उसके मन में फिर से एक सवाल था, पर इस बार वो पूछ लेता है। वो बोलता है कि अगर तुम देख नहीं सकती तो तुम इन कीज को याद कैसे करती हो? क्योंकि कई सारे पियानिस्ट तो ऐसे होते हैं जो बिना शीट के म्यूजिक बजा तक नहीं सकते। तब वो स्माइल करते हुए बोलती है कि ऐसा नहीं है, मैं बस वही गाने बजा सकती हूँ जो मुझे याद है। दरअसल पहले मैं देख सकती थी, तो मैंने जब जो गाने बजाना याद रखे वो मुझे अभी तक याद है। और उसके साथ साथ ऐसी कई हैबिट्स हैं जो मेरे पास अभी भी है, जैसे पियानो बजाते बजाते शीट की तरफ देखना, या फिर जब कोई मुझसे बात करता है तो उनकी तरफ घूम जाना जैसे कि मानो मैं उन्हें देख सकती हूँ। और यहाँ तक कि जब फायर क्रैकर्स फूटते हैं तब तो मैं आसमान की तरफ देखती हूँ। हाँ, मुझे पता है कि मैं ये सब चीजें नहीं देख सकती, पर ये मेरी मसल मेमोरी का पार्ट है। इसका मतलब ये शुरू से ब्लाइंड नहीं थी, ये बहुत बाद में जाके ब्लाइंड हुई है। इससे पहले ये दुनिया वैसे ही देख सकती थी जैसे हम सब देखते हैं। और वो एक स्माइल के साथ बोलती है कि मुझे खुशी है, चाहे थोड़े कम टाइम के लिए ही, पर मैंने उस दुनिया को देखा और वो इमेज मेरी मेमोरी में हमेशा रहेगी। इस पे तो सोरानो को समझ में नहीं आता कि वो क्या बोले, क्या वो उसकी तारीफ करे या उसे मोटिवेट करे। उसे तो ऐसा लग रहा था कि अगर वो कुछ भी बोलेगा वो चीज उसे रूढ़ी लगेगी, तो वो चुप रहना ही पसंद करता है। तो
इसके बाद इसके अंदर आ जाती है अरीमा कोसे की आत्मा और ये पियानो इस तरह बजाती है जिससे सोरानो एक अलग ही दुनिया में चली जाता है। वो सच में बहुत ज्यादा कमाल की थी, बिना देखे भी वो कितना अच्छा बजा लेती है। और जब अपनी परफॉर्मेंस खत्म होने के बाद वो उससे पूछती है कि उसे कैसा लगा, तो वो उसकी तारीफ करता है कि ये सच में कमाल था। पर आखिरकार ये पीस था कौन सा? क्या ये बाक था या फिर मोजार्ट? नहीं, शायद ये चॉपिन होगा। और उसके सारे के सारे गैस ही गलत थे और इस पे वो हंसने लग जाती है, वो भी पूरे खुले दिल से। वो बोलती है कि तुम बहुत ज्यादा फनी हो। दरअसल ये पीस फूकी हारुमी का है, द अरेबियन सी। ये पीस मैं तब बजाती थी जब मैं 5th ग्रेड में थी और ये मुझे अभी तक याद है। हाँ, पर मैंने स्पीड और कुछ चीजों में गड़बड़ कर दी क्योंकि अब मैं देख नहीं सकती। पर ये सब गलतियाँ सोरानो नहीं पकड़ पाता क्योंकि वो कौन सा बेथोवेन है। अब पियानो को अच्छे से चेक करने के बाद ये दोनों बाहर निकल जाते हैं और ये घर जाते हैं साथ में। तब वो उसे थैंक यू बोलती है 2 चीज के लिए, उसका पियानो सुनने के लिए और उसके स्टिक उठाने के लिए। ये पक्का नहीं पता मुझे कि ये इसने जानबूझ के करा था या फिर नहीं, पर मेरे हिसाब से इसने अपनी स्टिक जानबूझ के गिराई थी। तभी वो आगे बोलती है कि मुझे पता था कि तुम आज भी मेरी स्टिक उठाओगे और जब तुमने फाइनली उठा ली तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि इसी बहाने हम दोनों बात तो कर लेंगे। तब वो अपनी पूरी बात बताती है कि वो उससे बात करना क्यों चाहती थी। दरअसल अब ये दोनों एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, पर फिर भी ये साथ में उतना टाइम स्पेंड नहीं करते जितना एक दोस्त को करना चाहिए। तो ये हर बार बहाने से अपनी स्टिक गिरा देती है और वो उठाता है और उठाने के बाद ये उससे कॉफी के लिए पूछ लेती है। हाँ, मैं तुमसे डायरेक्ट पूछ भी सकती थी, पर तुम्हें पता है ना कि मैं देख नहीं सकती, तो मुझे पता नहीं चलता कि तुम किधर बैठे हुए हो। और मैं बीच लेक्चर में तुमसे चिल्ला के तो नहीं बोल सकती कि सोरानो मेरे साथ कॉफी पीने चलो, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा एम्बेरेसिंग होता। और वो स्माइल करने लग जाती है। तब सोरानो बोलता है कि अगर तुम्हें टाइम स्पेंड करना ही है तो तुम मुझे मैसेज भी तो कर सकती हो, तुम्हारे पास मेरा नंबर तो है ही। और वो हैरान हो जाती है, तो क्या मैं तुम्हें कभी भी मैसेज कर सकती हूँ अगर मेरा तुम्हारे साथ घूमने का मन हो? और वो हाँ बोल देता है। अब फिर से कुछ दिन बीत जाते हैं और आज क्लास में सोरानो पढ़ रहा होता है अट्रैक्शन और साइकोलॉजी के बारे में। टीचर क्लास में समझाते हैं कि जब 2 अपोजिट जेंडर एक दूसरे को देखते हैं तो वो कैसे रिएक्ट करते हैं। जब कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन को देखता है जिसे वो पसंद करता है, तब उसकी हार्ट बीट बढ़ना शुरू हो जाती है, उसका दिमाग ढंग से काम नहीं करता, यहाँ तक कि उसके सपने में भी वही चीजें चलती हैं। तब टीचर सबसे पूछते हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये चीजें तुम्हारे साथ भी हुई होंगी। क्या तुम्हारी लाइफ में कोई पर्सन है जिसे तुम डेली बेसिस पे देखते हो? तब सोरानो सोचता है, अब इन टीचर को कौन बताए कि मैं डेली बेसिस पे इस गधे को देखता हूँ। नारुमी मेरा रूममेट है और मैं इसके अलावा तो ज्यादा किसी से बात भी नहीं करता। कहीं ऐसा ना हो जाए कि बाद में मुझे इससे ही शादी करनी पड़े, क्योंकि इसके अलावा तो मेरी लाइफ में कोई है ही नहीं। तब वो क्लास खत्म होने के बाद बाहर निकलता है और फिर उसके पास आता है एक मैसेज, और ये मैसेज था कोहारू का। तब वो उसे माजिमारू शिप देखने के लिए बुलाती है और सोरानो सोचता है कि मैं ही था जिसने इससे कहा था कि तुम मुझे कभी भी मैसेज कर सकती हो। पर इसका जाने का मन बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हम जानते ही हैं इसे लोगों से मिलना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पर क्या करे, अब वो उससे वादा कर चुका था तो ये वहाँ पर चल ही जाता है। कोहारू मिल जाती है उसे शिप के पास ही, और पता नहीं आज क्यों और कैसे जब कोहारू उसकी तरफ स्माइल करते हुए देखती है उसकी दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। ऐसा आज से पहले कभी नहीं हुआ। वो खुद को तसल्ली देता है कि नहीं, ये अट्रैक्शन नहीं है, ऐसा बस इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने आज क्लास में इसके बारे में पढ़ा है, और शायद मेरा दिल बस इसीलिए धड़क रहा है क्योंकि मैं भाग के यहाँ पर आया हूँ और कोई रीजन नहीं हो सकता। तब वो बोलता है कि तुमने आखिर मुझे यहाँ पर बुलाया क्यों है? फिर कोहारू उसे पूरी बात बताती है। वो बोलती है कि मैंने इस शिप के बारे में बहुत कुछ सुना है और मेरा सपना था कि मैं इस शिप को अंदर से देखूं, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी आंखें बनो, तुम मेरे साथ अंदर चलो और मुझे वो सब बताओ जो तुम देख सकते हो। मैं वो सब महसूस करना चाहती हूँ। मैं बचपन से ही इस शिप में जाना चाहती थी, पर इसके गेट्स कभी खुले नहीं होते थे, पर आज ही मुझे पता चला है कि ये टूरिस्ट के लिए आज ओपन है, तो हम अंदर जा सकते हैं। पर सोरानो को तो बिल्कुल मन नहीं था। वो तो सोच रहा था कि वो घर बैठ के एक झपकी ले लेता। शिप उसे वैसे भी पसंद नहीं है, पर कोहारू से समझाने की कोशिश करती है, आखिर तुम्हें एक शिप कैसे पसंद नहीं आ सकती? जरा सोच के तो देखो कि उसका इंटीरियर कितना ब्यूटीफुल होगा, कितना कमाल का होगा। क्योंकि हम अगर आज नहीं गए तो शायद कभी भी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि बाद में इसके गेट बंद हो जाएंगे, और अगर हम कैंपस से निकल गए तो यहाँ पर आना तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। सोरानो उसके बारे में थोड़ा सोच के देखता है। हाँ, ये बात तो सही बोल रही है, पर उसका अंदर जाने का मन बिल्कुल नहीं था। पर जब वो उसके चेहरे की तरफ देखता है, उसे उस पे दया आ जाती है कि ये बेचारी कितना एक्साइटेड है, तो मैं इसका मूड खराब नहीं करना चाहता। और फिर वो फाइनली मान जाता है। तो वो अंदर जाता है, उसे सारी चीजें बताता है कि ये
जगह दिखने में कैसी है, इसका कलर कैसा है, ये किस मटेरियल से बना है, और भी कई सारी चीजें। वो उसे शिप की एक एक छोटी छोटी चीज दिखाता है, और जो उसे खुद नहीं पता होती वो चीज वो इंटरनेट से पढ़ के बताता है। और फाइनली जाते हैं ये शिप के टॉप पे, और वो ऊपर की हवा महसूस करती है। वो बोलती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं समुद्र में ये शिप चला रही हूँ, और वो उसे थैंक्स बोलती है उसे इतना सब कुछ दिखाने के लिए। अब उसने पूरी शिप देख ली थी, तो वो दोनों घर जाने लग जाते हैं, पर तभी उसके दिमाग में एक चीज आती है, और वो पीछे मुड़ती है और अपने हाथ फैला लेती है, और वो बोलती है कि मैं टाइटैनिक का पूछ कर रही हूँ। दरअसल जब मैं अपनी आंखों से देख सकती थी तब मैंने वो मूवी देखी थी, और वो सीन मुझे बहुत ज्यादा पसंद था, मुझे हर बार से वो सीन करना था। तब वो सोरानो से बोलती है, चलो इस सीन को फिर से रिक्रिएट करते हैं, तुम बनोगे जैक, मैं बनूंगी रोज। और बेचारा तो शर्मा जाता है, क्योंकि वो सीन करने के लिए सोरानो को उसे छूना पड़ेगा, और ये अभी भी इतने अच्छे दोस्त नहीं बने हैं कि वो उसे इस तरह से छुए। तब वो बोलता है, चलो कुछ यूनिक ट्राई करते हैं, तुम बन जाओ जैक और मैं बन जाऊंगा रोज। वो ऐसा इसलिए बोल रहा था ताकि उसे कोहारू को छूना ना पड़े। वो तो बस सब्जेक्ट चेंज करने की कोशिश कर रहा था, पर वो तो बोलने लग जाती है, चलो हाँ ऐसा ही करते हैं, मैं साथ में गाना भी गाऊंगी। तो वो डिसाइड करता है वो टॉपिक को पूरी तरह से ही चेंज कर देगा। वो बोलता है कि मेरे ख्याल से हमें यहाँ से जल्दी चली जाना चाहिए, क्योंकि क्या होगा अगर ये टाइटैनिक डूब गई। और इस पे वो फिर से जोर जोर से हंसने लग जाती है। वो बोलती है कि तुम सच में बहुत ज्यादा फनी हो, आखिरकार हमारी टाइटैनिक कैसे डूब सकती है, क्योंकि ये पानी में थोड़ी ना तैर रही है, ये तो जमीन पे है। वो जब भी सोरानो के साथ रहती है वो बहुत ज्यादा खुल के हंसती है, और वो हंसते हंसते पीछे गिर जाती है, और वो उसे पकड़ लेता है, और ना चाहते हुए भी इनने थोड़ी देर के लिए टाइटैनिक का सीन रिक्रिएट कर ही दिया था। तब वो बोलती है कि अगर मैं अपने आप को हवा में थोड़ी देर के लिए रख पाती तो शायद हम टाइटैनिक का सीन रिक्रिएट कर पाते। और उसके दिल की धड़कनें फिर से बढ़ने लग जाती है, पर अब वो क्या बहाना देगा, क्योंकि अभी तो वो भाग के भी नहीं आया। आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो अब वो दोनों घर चले जाते हैं, और वो देखता है एक सपना जहाँ पर उसकी रोज सामने खड़ी होती है। तो वो सोचता है, तो आखिर कौन है मेरी रोज, क्या कोई ऐसी लड़की है जिसे शायद मैं पसंद करता हूँ। और उसे अंदर से लग रहा होता है कि शायद ये कोहारू ही होगी। पर जैसे ही वो लड़की मुड़ती है, ये तो उसका दोस्त नारुमी होता है जो उसे उठने के लिए बोल रहा था। और फाइनली वो अपनी इतनी अच्छी नींद से उठ जाता है। नारुमी ने उसका पूरा सपना ही बेकार कर दिया। पर उठने के बाद वो पहली चीज ये सोचता है कि आखिर उसे ऐसे सपने क्यों आ रहे हैं। उसने इससे पहले लड़कियों के बारे में कभी नहीं सोचा, तो भला अब क्यों। तो वो बाहर देखता है कि बारिश हो रही होती है, पर अपना मूड फ्रेश करने के लिए वो टहलने के लिए निकल जाता है। पर इतनी बारिश में भी कोहारू आ रही थी, शायद अपनी क्लास के लिए। आज बारिश कुछ ज्यादा ही हो रही थी, तो वो चीजें अच्छे से सुन भी नहीं पा रही थी। तो कोहारू जाता है उसकी मदद करने के लिए। वो उससे बोलता है कि आखिर तुम इतनी बारिश में यहाँ पर क्यों आई हो, तुम्हें किसी को बुलाना चाहिए था। पर वो बोलती है कि मैं किसी पे बोझ नहीं बनना चाहती, मैं सारा काम खुद करना चाहती हूँ। तब वो उसका छाता पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, तुम्हारे हाथ थक गए होंगे। तो अब वो दोनों साथ में चलने लग जाते हैं। तब सोरानो उससे इधर उधर की बातें करे जा रहा था कि चलो हम याला रास्ता यूज कर लेते हैं क्योंकि आज बारिश हो रही है। पर कोहारू वहाँ पर रुक जाती है और वो बारिश में भीग रही थी कि अब तो हमें एक दूसरे से मिले हुए 1 महीने से ऊपर हो चुका है, तो क्या हम एक दूसरे का फर्स्ट नेम यूज कर सकते हैं। तुम मुझे हर बार फुत्सुकी बुलाते हो, अगर तुम चाहो तो मुझे कोहारू बुला सकते हो। पर वो इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो बोलता है कि फर्स्ट नेम यूज करना बहुत ज्यादा ही हो जाएगा, क्या रहेगा अगर हम अपना निकनेम यूज करें। तब वो उससे बोलती है फिर ठीक है, मेरा निकनेम है कोहारून। और उसका निकनेम भी बहुत ज्यादा क्यूट था, और अगर वो इसका ये निकनेम यूज करेगा तो लोगों को लगेगा कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। फिर वो मना कर देता है कि रहने दो, मैं तुम्हें फुत्सुकी ही बुलाऊंगा। और ये सुन के उसे थोड़ा बुरा लगता है, और उसे इतनी देर बाद रियलाइज होता है कि वो बेचारी तो बिना छाते की खड़ी है। फिर वो उसके पास भागते हुए छाता लेके जाता है और वो खुद भीगने लग जाता है। तब वो उसका हाथ पकड़ती है और देखती है कि ये दोनों ही भीगे हुए हैं। तो वो दोनों इतना क्लोज लग जाते हैं कि वो एक छाते के नीचे आ सके। और फाइनली वो उससे एक परमिशन मांगती है। वो बोलती है कि अगर तुम्हें मेरा फैमिली नेम यूज करना है तो वो तुम कर सकते हो, पर क्या मैं तुम्हें तुम्हारे फर्स्ट नेम से बुला सकती हूँ, क्या मैं तुम्हें काकेरू कह सकती हूँ। और सोरानो बोलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये सुन के वो खुश हो जाती है कि ठीक है, अब से मैं तुम्हें काकेरू ही कह के बुलाऊंगी। और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक करना मत भूलना। और जहाँ तक बात रही इसके अगले एपिसोड की, तो वो आपको ठीक 1 हफ्ते बाद देखने के लिए मिल जाएगा।